Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, everyone. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग बेटा एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप एज यूजुअल यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस, वेलकम बैक एवरीवन। चलें स्टार्ट किया जाए। आगे सभी लोग, दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव जॉइन द क्लास। जो लोग क्लासेस में रेगुलर हैं सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया भाई? तो लास्ट क्लास में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था और जिसमें सबमिट कर्व के बारे में काफ़ी हद तक हम लोगों ने बातचीत कंप्लीट कर ली है। तो सबमिट कर्व क्या होता है, किस केस में सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा और सबमिट कर्व के की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनके क्या फीचर्स थे, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब अगला जो डिस्कशन आता है दैट इज रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ द सबमिट कर्व। कि अगर हम कहीं पे सबमिट कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी सबमिट कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में सबमिट कर्व की लेंथ क्या होगी, उससे रिलेटेड आईआरसी ने कुछ बातें बताई हैं क्या? अब हमें ये डिस्कस करना है कि डिज़ाइन के क्राइटेरिया क्या क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर द सबमिट कर्व एंड हाउ फाइनली वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द। ठीक है, कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स का पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेक नहीं करते हैं। तो जो डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक, दैट इज द रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज बातचीत स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 2, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। तो पहले कंप्लीट करते हैं कर्व का डिस्कशन। चलिए आइए साहब। तो हम लोग बाद, नाउ वी वांट टू डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, देखो सबमिट कर्व की लेंथ को डिजाइन करने का, लेंथ को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो देखो जैसे आपने ट्रांजिशन कर्व डिजाइन किया था, तो ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करने के लिए आपने 3 क्राइटेरिया कंसीडर किए थे। तो पहले आपने लेंथ निकाली थी, रेफरेंस के लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व की बात कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने उसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो ट्रांजिशन कर्व के केस में पहले लेंथ आपने कैलकुलेट करी थी बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन क्राइटेरिया। दूसरा लेंथ कैलकुलेशन आपने किया था बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। और तीसरी कुछ एम्पिरिकल इक्वेशंस थी, एम्पिरिकल कंडीशंस थी जिसके बेसिस पे आपने लेंथ कैलकुलेट करी थी। क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया थे, क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइनिंग के मल्टीपल क्राइटेरिया थे, इसलिए हम लोगों ने सभी लेंथ कैलकुलेट करने के बाद फाइनल लेंथ कौन सी कंसीडर की थी, जो उन तीनों क्राइटेरिया में सबसे मैक्सिमम थी। ये भी आपको याद होगा। तो वी हैव कंसीडर्ड द मैक्सिमम वैल्यू
वी हैव कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू, जो भी हमें सभी क्राइटेरिया की कैलकुलेशंस के बाद मिली थी। इन द प्रीवियस क्लास इटसेल्फ, अभी आपकी लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने बात की कि सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग है, that we are designing based on the side distance criteria only। तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर जो आप सबमिट कर्व की लेंथ डिजाइन कर रहे हैं, सबमिट कर्व की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन ओनली वन सिंगल क्राइटेरिया, दैट इज द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। अब देखो, तो बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व। अब एक चीज यहां पर और समझ लो, तो एक्चुअल में तो ये आपका सबमिट कर्व है, बट इतना कर्वेचर होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये कर्व आपको कुछ इस तरीके का देखने का मिलेगा, लगभग स्ट्रेट ही देखने को मिलेगा। ये तो हम लोग फिर से अभी मल्टीपल टाइम ये बात हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास में आपको जो भी डायग्राम बनाए जाते हैं वो डायग्राम स्केल में नहीं होते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हम जो लेंथ डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये लेंथ नहीं है। हम जो लेंथ डिफाइन कर रहे हैं वो इसके प्रोजेक्शन की लेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्वेचर इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो हम बोल रहे हैं कि कर्व लेंथ और ये जो स्ट्रेट लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं, या ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं, इसकी वैल्यू नियरली सेम होगी। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जो भी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर्व लेंथ नहीं है, वो प्रोजेक्शन की लेंथ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, समझ पाए सही से, विजुलाइज कर पाए, फीचर्स को समझ पाए, इसके लिए हम लोगों ने अपने सबमिट कर्व का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब इसी लेंथ को फाइंड आउट करना है कि भाई प्रॉपर साइड डिस्टेंस को हम इंश्योर कर पाए, उसके लिए इस सबमिट कर्व की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या लेंथ होगी, ये हमारा अगले डिस्कशन का पार्ट है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो केस हैं, पहला केस एंड दूसरा केस। अभी दूसरे केस की भी बात करेंगे। तो पहले केस में आपने बोला कि अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, और ये साइड डिस्टेंस आपकी कोई भी साइड डिस्टेंस हो सकती है, इट मे बी SHD, इट मे बी OHD, और इट मे बी IHD और HHD। इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, इन दैट केस आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। L जो होता है विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h। ये फॉर्मूला है, इसको एक बार मैं लिख देता हूं सो दैट यू विल हैव द क्लियरिटी। तो इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो लेंथ विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। सर एक बार हमें यहाँ पर जरा जो टर्म आपने यूज किए हैं, जो नोटेशंस आपने यूज किए हैं, जरा वो बता दीजिए। अभी बता देते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया वेयर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ L जो है वो कुछ और नहीं है, वो लेंथ, L जो है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? लेंथ ऑफ कर्व इन मीटर है। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। L इज द लेंथ ऑफ कर्व इन मीटर। N हमें पता है डेविएशन एंगल होता है, और सबमिट कर्व के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेविएशन एंगल जो होगा दैट विल बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। जिन भी ग्रेड्स की वजह से यहाँ पर सबमिट कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, जिन भी ग्रेड्स की वजह से, जिन भी ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर सबमिट कर्व का फॉर्मेशन हो रहा, उनका आपको लेना है एल्जेब्रिक डिफरेंस। तो वो हो गया आपका डेविएशन एंगल। S जो है ये है आपकी साइड डिस्टेंस, S जो है वो है साइड डिस्टेंस। ये SHD हो सकती है, ये OHD हो सकती है,
ये ISD हो सकती है और ये HSD भी हो सकती है, एनी साइड डिस्टेंस। उसको हम लोगों ने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया S से। कैपिटल H क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ ड्राइवर। और स्मॉल h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस। और स्मॉल h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको याद भी होगा कि SSD के लिए कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू क्या होती है। SSD के लिए कैपिटल H की वैल्यू होती थी 1.2 मीटर और ये स्मॉल h होता था 0.15 मीटर। याद होगा जिन्होंने क्लासेस को अटेंड किया है। सिमिलरली अगर बात करें बेटा OSD या फिर ISD के लिए कैपिटल H और स्मॉल h कितना होता था? इसके लिए कैपिटल H और स्मॉल h कितना होता था? तो इस केस में दोनों के लिए ये वैल्यू होती थी 1.2 मीटर। अरे भैया, एक व्हीकल में बैठा हुआ ड्राइवर दूसरे व्हीकल को अगर ओवरटेक कर रहा है तो फॉर बोथ द कंडीशन वी कैन कंसीडर द कैपिटल H विल बी सॉरी फॉर बोथ द कंडीशन वी कैन कंसीडर द कैपिटल H एंड स्मॉल h विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। यस और नो? अगर इस फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला है L विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो SSD के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? L विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 4.4। और अगर OSD और ISD के लिए बात करें तो ये फॉर्मूला लिख के आएगा NS स्क्वायर अपॉन 9.6। सिंपल, आपने कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि कहीं कहीं इनको डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है तो उस केस के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इन फॉर्मूले को, मेन फॉर्मूले को याद रखना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, आइडियली तो कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। आइडियली कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू जो हैं वो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यूज के बेसिस पे ही आपने इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव भी कर लिया। लेकिन सवाल में एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मे बी पॉसिबल कि कल को एक ऐसा सवाल बना दिया जाए जिसमें से इनमें कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए। प्रैक्टिकली तो ऐसा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा हो सकता है ना, क्या बोलते हो? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? और बेटा, अगर गलती से भी कभी ऐसा हो गया कि कैपिटल H और स्मॉल h की स्टैंडर्ड वैल्यू को चेंज कर दिया, और अगर आपने इन दोनों फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत आपका। और यकीन मानो, जब ऐसा सवाल बनेगा तो इन फॉर्मूलों से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये भी बता दे रहा हूं मैं। तो आप चेंज्ड वैल्यू के लिए जैसे ही इन फॉर्मूले को यूज करेंगे आपका ऑप्शन ए वेट कर रहा है, बट वो हो जाएगा गलत। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, इसलिए अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। तो जो भी कैपिटल H की वैल्यू दी गई होगी, जो भी स्मॉल h की वैल्यू दी गई होगी, हम डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट करेंगे। और भैया, याद इसको भी करना है, याद इसको भी करना है, तो ऐसा याद करो ना जिसमें गलती ना हो। ऐसी चीज को याद करो ना जिसमें कंफ्यूजन ना हो। याद तो दोनों ही करने हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, यस और नो? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल बी बेटर कि अगर आप मेन फॉर्मूले को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद रखते हैं
तो इस तरीके का अगर कोई खेल एग्जामिनर आपके लिए गेम प्लान करेगा तो आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप आराम से निकल जाएंगे। क्लियर है ये बात? सर ये तो फॉर्मूला आपने बताया जब ये एल जो है वो एस डी से ज्यादा है। अगर लेंथ ऑफ द कर्व अगर लेस देन साइड डिस्टेंस है उस केस में क्या होगा? अगर लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है तो उस केस में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। सेम टर्म है, बस इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो 2s माइनस NS² लिखा था, तो 2s माइनस 2√H प्लस √h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, सारे नोटेशन सेम हैं। तो अब अगर मैं डायरेक्टली SSD और OSD के लिए फॉर्मूला लिखूं तो SSD के लिए और OSD और ISD के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 2s माइनस 4.4 बाई n, और ये फॉर्मूला हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 2s माइनस 9.6 बाई n। पूरी कहानी वैलिड है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम याद कर के चलेंगे तो कैपिटल H और स्मॉल h वाले खेल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल अब आपके आते हैं, कुछ क्वेरी आती हैं कि सर आपने लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही केसेस में फॉर्मूले बता दिए और हमको फॉर्मूले समझ में भी आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। सर क्या, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहां तक की बात क्लियर है? बोलो। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब हाँ, यहाँ पर हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि सर आपने तो दो केस बताए हैं, सर सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से केस से हमें, सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस से हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है? ये कंफ्यूजन आता है ना, क्वेरी आती है। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो सवाल में कंडीशन गिवन होगी, या तो सवाल में कंडीशन गिवन होगी कि भैया लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस वाली सिचुएशन है, या फिर लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस वाली सिचुएशन है। तो अगर कंडीशन क्लियरली मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कंडीशन क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है तो एज पर दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकाल सकते हैं। मानते हो कि नहीं? हम फॉर्मूला यूज करके लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सवाल में हमसे लेंथ ऑफ द कर्व पूछा गया है लेकिन सर कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, बट नो कंडीशन इज गिवन। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? तो अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या लेस देन साइड डिस्टेंस है, तो उस केस में आपकी अप्रोच क्या होगी? कोई खास अप्रोच नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है। हम कोई ना कोई कंडीशन पहले एज्यूम कर लेंगे। मान लो हमने एज्यूम किया लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। अब जाहिर सी बात है, आपने लेंथ पूछा है तो बाकी पैरामीटर तो बताओगे ना सवाल में। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करूं तो बाकी पैरामीटर तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना भाई। बाकी पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल साइड डिस्टेंस जो है वो अगर सवाल में गिवन है
तो हमने एक पहले कंडीशन एज्यूम करी और इस कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मूला हमें पता चल गया और हमने यहाँ से एक लेंथ कैलकुलेट करी। लेंथ कैलकुलेट करी, अब हम इस लेंथ को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, और कंपेयर करके हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो वैलिड है या नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सवाल में दिया गया था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 100 मीटर है। मान लो सवाल में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू 100 मीटर गिवन थी, कंडीशन कोई नहीं गिवन थी, तो आपने लेंथ निकाली और लेंथ आ गई मान लो 120 मीटर। लेंथ आपने कैलकुलेट करी और लेंथ आ गई 120 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। इसका मतलब जो एजम्पशन हमने लिया था तो वो हमारा एजम्पशन वैलिड है। यस और नो? हमारा एजम्पशन वैलिड है तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होगी कि मान लीजिए आपने एजम्पशन तो लिया है कि लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, और इस एजम्पशन के बेसिस पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया है, और मान लो तुम्हारी लेंथ ऑफ द कर्व आ रही है 80 मीटर विच इज लेस देन एस एच डी। इसका मतलब क्या है कि जो एजम्पशन आपने लिया है वो एजम्पशन सही नहीं है। एजम्पशन को चेक करने के बाद, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने एजम्पशन को चेक करना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज द चेक फॉर एजम्पशन। जो भी एजम्पशन आपने लिया है उसके लिए चेक करा, और अगर 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 इफ एजम्पशंस फेल, अगर हमारा एजम्पशन फेल कर गया, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन गो फॉर द केस 2। फिर आपको केस 2 में जाना पड़ेगा कि मान लो लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, और इस एजम्पशन के बेसिस पे, इस एजम्पशन के बेसिस पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बताओ, यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो कंसेप्ट क्या है, सवाल कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्या कंसेप्ट है, किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं? नहीं आएगा बेटा, डोंट वरी देवांश। ठीक है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं सब बता दी हैं आपको। जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी आपको बता दी हैं। एक बार अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। ठीक है, नहीं होगा भैया, कर्व लेंथ और स्ट्रेट लेंथ प्रैक्टिकली इक्वल नहीं हो सकती ना मेरे लाल। कर्व लेंथ और स्ट्रेट लेंथ प्रैक्टिकली इक्वल नहीं होगा। अभी मैंने कंसेप्ट दिया, अब एक बार ट्राई करिए। साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए डेटा, हाँ बेटा ऑब्वियसली साइड डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, या फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए रिलेटेड डेटा दिया जाएगा। अदरवाइज बिना डेटा के हम साइड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? भाई एक इक्वेशन है, उसमें 4 टर्म हैं। अगर उसमें एक अननोन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन में अगर 4 टर्म हैं तो एक अननोन को फाइंड आउट करने के लिए बाकी 3 टर्म तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना भाई। यस और नो?
बाकी 3 टर्म का डेटा या 3 टर्म की इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी ना। then only we will able to solve the fourth term, then only we will able to find out the fourth term। तो आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। तो कम से कम इतनी बातें, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द सबमिट कर्व। अब आते हैं अगले कर्व के डिस्कशन में जिसका नाम है वैली कर्व। तो नाउ सिमिलरली अब काफी चीजें आसान हो गई हैं, सब बता दिया मैंने, काफी चीजें आसान हो गई हैं। अब हम समझ लेते हैं कि वैली कर्व का फॉर्मेशन कब होगा। तो एक क्वेश्चन भी है, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया एज अ होम असाइनमेंट, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और क्वेश्चन दे देंगे, डोंट वरी, और क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। पहले वैली कर्व का डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट सी द डिस्कशन फॉर द वैली कर्व, देन क्वेश्चन। जाहिर सी बात है जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द सबमिट कर्व एज वेल एज रिलेटेड टू द वैली कर्व। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि वैली कर्व का फॉर्मेशन कब होगा, तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जब एक निगेटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होगा, जब एक निगेटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होगा, तो वहां पर क्लियरली पता है हमें कि वहां पर वैली कर्व या फिर सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा। दैट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पिछली ही क्लास में डिस्कस किया है। जब दोनों ग्रेडियंट सेम नेचर के, पॉजिटिव n1 पॉजिटिव n2, और अगर उस केस में n2 ग्रेटर देन n1 है, तो उस केस में वैली या फिर सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा। जब दोनों ही ग्रेडियंट निगेटिव हैं लेकिन n1 इज ग्रेटर देन n2 है, तो इस केस में भी वैली कर्व और सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा। इन तीनों ही एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है जहां पर ये दोनों ग्रेडियंट मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीवीआई, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये डायग्राम देखकर क्लियर हो गई। अगर वैली कर्व की मैं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये तो डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि वैली कर्व के केस में पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा वो बिलो द कर्व लाई करेगा। इन द केस ऑफ वैली कर्व द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन विल लाई बिलो द कर्व। दिख रहा सभी को? ये एंगल जो है इसको आप बोल लेते, वही वाली बात है, डेविएशन एंगल। तो मैंने क्या बोला, कैपिटल एन जो है वो कुछ नहीं है, अभी भी क्या है, कैपिटल एन इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल। और इन द केस ऑफ वैली कर्व ये होता है मॉड वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड। जो भी ग्रेड्स हैं उनका एल्जेब्रिक डिफरेंस का मॉड वैल्यू इज गोइंग टू बी द, सिंपल हम लोगों ने मॉड ऐड कर दिया है। सबमिट कर्व के केस में आपने बोला था कि जो इनका एल्जेब्रिक डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी द, एल्जेब्रिक डिफरेंस विल बी द डेविएशन एंगल। और इन द केस ऑफ वैली और सैग कर्व आपने बोला कि वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन एंगल। यहां पर जो डेविएशन एंगल है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? बोलो भाई। तो जैसे आपने बोला था कि सबमिट कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते थे सबमिट पॉइंट, उसी तरीके से वैली कर्व का जो लोएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट। ठीक है, पूरे कर्व में इस पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वो सबसे कम होगा। इट इज द लोएस्ट एलिवेटेड पॉइंट ऑन द सैग कर्व और द वैली कर्व एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द वैली पॉइंट। तो इसकी लोकेशंस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी सवाल आते हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हमारा मेन कंसर्न है कि पहले हम इसके फीचर्स के बारे में बातचीत कर लें, और फीचर्स को समझने के बाद फिर वही हमें करना है कि व्हाट विल बी द डिज़ाइन,
हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, तो आईआरसी ने उसके लिए क्या कोई तरीका बताया है, वो हमें डिस्कस करना है। तो दैट विल बी द डिस्कशन। आइए साहब एक एक करके बात करते हैं। तो पहला डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ द वैली कर्व। भैया वैली कर्व सैग कर्व एक ही बात है, दोनों नाम है। इस शेप को सैग शेप बोलते, सैगिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। कह रहा सैग कह सकते हैं इसको। कब से बोल रहे हैं सैग? जब से कर्व स्टार्ट किया है, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 बार बोल चुके होंगे अब तक, जब तक ये वर्टिकल कर्व में, जैसे हम लोगों ने कल से लेके आज तक के बीच में, कि सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व और सैग कर्व और वैली कर्व बोल भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। एनीवे हाँ, ठीक है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे डिस्कशन करें। हम्म, आगे डिस्कशन करें। तो अगला डिस्कशन है बेटा कि अब हमें इस कर्व के फीचर्स के बारे में समझना है। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस कर्व। तो अब सब समझ में आ चुका भाई। हाँ, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है सबमिट कर्व के बारे में, उसके फीचर्स अगर हम समझ गए हैं, तो अब बहुत आसानी से हम लोग वैली कर्व के फीचर्स या सैग कर्व के फीचर्स भी समझ सकते हैं। आइए साहब, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा वो बिलो द कर्व लाई करेगा, बता दिया है। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो है वो बिलो द कर्व लाई करेगा, बता दिया है। कॉनकेव अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड शेप होगी। अब यहां पर हमें देखना है, यहां पर हम देखेंगे, अभी विजुलाइज भी कराऊंगा मैं आपको इस बात का, कि वैली कर्व में जब हमारा व्हीकल मूव करता है तो यहां पर डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारा व्हीकल वैली कर्व में मूव करेगा, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर वैली कर्व में मूव करते समय, सैग कर्व में मूव करते समय हमारे व्हीकल को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हमें फिर उसके लिए करनी पड़ेगी प्रॉपर डिजाइनिंग। बिल्कुल सही बात है। तो अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, अगला वही एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है, कैसे होता है। क्यूबिक पैराबोला जो होता है ये इसकी प्रिफर्ड शेप है। क्यूबिक पैराबोला इज द प्रिफर्ड शेप ऑफ द वैली कर्व। लेकिन जैसा अभी आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिकली क्यूबिक पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला, इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम यहाँ पर स्क्वायर पैराबोला प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज द बिहेवियर विल बी ऑलमोस्ट सेम फॉर द वेरी लेस डेविएशन एंगल। वही बात है पुरानी वाली, कि अगर डेविएशन एंगल बहुत कम होगा तो भैया क्यूबिक पैराबोला का बिहेवियर और स्क्वायर पैराबोला का बिहेवियर जो होगा वो हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। वैली कर्व, ये छोड़ो हटाओ उसको। अब यहाँ पर मेन डिस्कशन आता है कि वैली कर्व के केस में अब हमें देखना है कि हालात क्या हैं। तो ये एक मैंने वैली कर्व बनाया, ये मैंने एक वैली कर्व और सैग कर्व बनाया। वही काम करते हैं कि व्हीकल ले लेते हैं, एक सिचुएशन ले ली ए, एक सिचुएशन ले ली बी और एक सिचुएशन ले ली सी। ठीक है, तीनों जरा सिचुएशन का गेम समझने की कोशिश करते हैं, इससे कुछ हमें क्लियर आइडिया लगेगा। जब हमारा व्हीकल ए सिचुएशन पे है तो इस व्हीकल का जो सेल्फ वेट है, इस व्हीकल का जो सेल्फ वेट है W इज इक्वल टू mg, वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। At point A, the self weight of the vehicle will act like this, that will be equal to W is equal to mg। मानते हो कि नहीं? लेकिन जैसे ही हमारा व्हीकल एक कर्व पाथ में आएगा
तो अगर इस कर्व को पूरा कंप्लीट कर दें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां कहीं इसका सेंटर होगा। और एज वी नो, जब कभी भी हमारा व्हीकल किसी भी कर्व पाथ में मूव करता है तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। कर्व पाथ में मूव करते समय हमारा व्हीकल पे एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। सवाल ये आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी की डायरेक्शन क्या होगी। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी विल ऑलवेज ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी की टेंडेंसी ये होती है कि वो हमेशा आपके बॉडी को सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब हमारा व्हीकल बी सिचुएशन पे होगा तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एम जी तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ एक P फोर्स भी काम करेगा इन द सेम डायरेक्शन। बोलो। और जब हमारा व्हीकल C पॉइंट पे आएगा तो ये P फोर्स फिर से छुट्टी पे चला जाएगा और C पे भी हमारा फोर्स W इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों फोर्स अब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स जो है अब वो इंक्रीज हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो अब टोटल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यही रीजन है कि पी फोर्स आपको थोड़ी सी तकलीफ देगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। both the forces are acting in the same direction, so now we can say yes, now due to this P force there will be the discomfort। अब इस फोर्स में डिस्कम्फर्ट होगा तो अब हमें इसके लिए करनी पड़ेगी डिजाइनिंग। तो एक क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया कि हमें डिजाइनिंग करनी है, इसकी लेंथ कैलकुलेट जब करेंगे तो एक क्राइटेरिया हमें क्लियर हो गया कि वो होगा कंफर्ट क्राइटेरिया। हमें कंफर्ट को मेंटेन रखना है। इस पी फोर्स की वजह से किसी भी तरीके का यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि रोड में हॉरिजेंटल कर्व हो, रोड में ट्रांजिशन कर्व हो, रोड में कोई कर्व ना हो, रोड में ग्रेडियंट हो, सबमिट कर्व हो, रोड में वैली कर्व हो, हर कंडीशन पे रोड पर विजिबिलिटी इंश्योर करना हमारा पहला कर्तव्य है। हर कंडीशन पे रोड पर प्रॉपर विजिबिलिटी इंश्योर करना हमारा पहला दायित्व है। अब जब बात होती है विजिबिलिटी की तो हमारे पास टोटल 4 तरीके की साइड डिस्टेंस हैं। एक है एसएचडी, एक है ओएचडी, एक है आईएचडी और एक है एचएचडी हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम लो और ये सोच के बताओ, आप टाइम लो अपना और ये मुझे सोच के बताओ कि अगर कोई व्हीकल इस वैली कर्व में मूव कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस या कह सकते हैं सबसे क्रिटिकल साइड डिस्टेंस क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करें या फिर सबसे क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो वो किस कंडीशन पे हम विजिबिलिटी को कंसीडर करें। देखो बेटा, दिन के समय में इस रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? रात के समय में। बिल्कुल नो डाउट एसएसडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएसडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचएसडी। और वो अलग बात है कि एचएसडी और एसएसडी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेम रखते हैं, वो एक अलग बात है। दिन के समय में ऐसी जियोमेट्री पे देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय में एसएसडी और आईएसडी ओएसडी सभी साइड डिस्टेंसेस में सबसे क्रिटिकल और क्रूसियल आप कह सकते हैं जो विजिबिलिटी रिक्वायर्ड होगी वो होगी एचएसडी। बिल्कुल सही बात है कि कंसेप्चुअली हम एचएसडी को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर
बोल सकते हैं। तो अगर हमने अपने व्हीकल को एचएसडी के क्राइटेरिया में सेव कर दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि बाकी विजिबिलिटी के क्राइटेरिया में वो सेफ होगा? बोलो बेटा। अगर हमने कर्व इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि वो एचएसडी के क्राइटेरिया में सेफ है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बाकी जो भी विजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं उन सभी क्राइटेरिया में हमारा व्हीकल जो होगा वो सेफ होगा? तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन अगर मेन क्राइटेरिया की बात करें कि जो हमारा वैली कर्व या सैग कर्व है, इसकी डिजाइनिंग करते समय हमें कौन से दो मेन क्राइटेरिया ध्यान देने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि वो एक क्राइटेरिया है एचएसडी का क्राइटेरिया और दूसरा है कंफर्ट का क्राइटेरिया? बोलो भाई। क्यों है, कैसे है, सब बता दिया। क्यों है, कैसे है, ये बता दिया। तो एज यूजुअल जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी हमें वैली कर्व की लेंथ निकालनी होगी तो वी नीड टू अप्लाई बोथ द क्राइटेरिया। हम इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और जो मैक्सिमम लेंथ आएगी, ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ आएगी दोनों क्राइटेरिया से, फाइनली the maximum of these two condition we will consider as the length of the valley curve और sag curve। उसी को बेटा हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज ए लेंथ ऑफ द वैली कर्व और द सैग कर्व। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में। 2 मिनट हम भी सांस ले लें। आह, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड के बारे में? बोलो भाई। आओ अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एक तो मैंने बताया एचएसडी का क्राइटेरिया, दूसरा कंफर्ट क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉस ड्रेनेज प्रॉपर हो। जो भी ये कर्व है आपका सैग कर्व और वैली कर्व, ये क्या है, देखने में ठीक ठाक लगे, यस और नो। तो एस्थेटिक अपीयरेंस भी इसका कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। बट क्रिटिकल इन सभी फैक्टर में से, इन सभी कंडीशन में से अगर क्रिटिकल कंडीशंस की बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करें, तो ये दो कंडीशंस हैं स्पेशली इन द केस, क्योंकि भैया इन सब चीजों का तो हर जगह ध्यान रखते हैं ना। ये तो जनरल क्राइटेरिया बोल सकते हो आप। भाई सबमिट कर्व बनाएंगे तो ऐसा थोड़ा कि कैसा भी सबमिट कर्व बनाएंगे। सबमिट कर्व डिजाइन करोगे तो भी क्रॉस ड्रेनेज का ध्यान रखोगे। सबमिट कर्व डिजाइन करोगे तो भी आप ये ध्यान रखोगे कि वो एस्थेटिक अपीयरेंस उसका बढ़िया हो। तो दीज आर द जनरल क्राइटेरिया वी कैन से। बट अगर स्पेशल क्राइटेरिया की बात करें जिनका हमें खास ख्याल रखना है, जिनका हमें खास ख्याल रखना है वैली कर्व और सैग कर्व की डिजाइनिंग में, वो हैं आपके ये दो क्राइटेरिया, हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया और कंफर्ट क्राइटेरिया। आओ तो पहले हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द एचएसडी क्राइटेरिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व और सैग कर्व बेस्ड ऑन द एचएसडी क्राइटेरिया। चलो तुम लोग कहते हो सर आप लिख देते हो तो अच्छा लगता है, तो मैं लिख देता हूं। दो पॉसिबिलिटी, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एचएसडी है या फिर लेंथ ऑफ कर्व लेस देन एचएसडी है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एसएसडी है, सॉरी एचएसडी है,
तो लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2H प्लस 2S टेन अल्फा। ये फॉर्मूला है। और अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन HHD है, तो लेंथ ऑफ 2S माइनस एन अपॉन डिवाइड में पूरा आ जाएगा, सॉरी 2H प्लस 2S टेन अल्फा बाई एन। तो टर्म वही है, बस हमने उसको क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है। टर्म वही है लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, बस रीअरेंज कर दिया है। एक बार टर्म भी सर समझा दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। तो भैया एन अपना वही प्यारा सा है डेविएशन एंगल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके। एच जो है वो कुछ और नहीं है, वो HHD है। एच जो है वो HHD है। स्मॉल एच जो है यहाँ पर वो हाइट ऑफ द हेडलाइट, इट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। कोई मुझे बताएगा क्या कि एज पर IRC एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल कितना होता है? डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ये बात भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट एज पर IRC। बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 0.75 मीटर। और यहां पर अल्फा जो है दैट इज द बीम एंगल। तो जो आपकी हेडलाइट है, उनकी जो बीम है, रेज हैं, उसकी वैल्यू है। कोई मुझे अल्फा की वैल्यू बताएगा क्या? अल्फा की वैल्यू होती है 1 डिग्री। मेरी बात का यकीन करो, जब आप इन सभी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, LV विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू S। चेक करके देख लेना। लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस HHD, और लेंथ ऑफ वैली कर्व जब लेस देन साइड डिस्टेंस होगा तो फॉर्मूला आ जाएगा LV विल बी इक्वल टू 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035 S डिवाइड बाई N। जब आपने पुट किया है स्मॉल h की वैल्यू 0.75 और अल्फा की वैल्यू पुट की है 1 डिग्री, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे जब आपने अल्फा की वैल्यू को पुट किया है 1 डिग्री और स्मॉल h की वैल्यू को पुट किया है 0.75। चेक करके देख लेना, यही आएगा। चेक करके देख लेना, यही आएगा। क्लियर है? अरे HHD लो, खुश। अभी तो बताया कि क्रिटिकल है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। सभी विजिबिलिटी में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। क्लियर है बेटा सभी को अभी? और आई होप आपने ये एक्सप्रेशन वेरीफाई भी कर लिए होंगे। बता रहे हैं डिग्री तो रेडिएशन में क्यों करोगे 1 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री। कुणाल, तो बेटा फिर से वही बात है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करिए। ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज क्यों करें भैया? कल को सवाल में वो हाइट ऑफ द हेडलाइट या फिर बीम एंगल को अगर चेंज कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है चेंज तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कल को कर दिया तो ये फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए में मैच करेगा, जो स्टैंडर्ड के बेसिस में आपने डिराइव किए। तो जो भी एच आप दोगे, जो भी आप अल्फा दोगे, हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। तो चांसेस ऑफ एरर जो हैं, चांसेस ऑफ मिस्टेक जो हैं, उनको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा ये फॉर्मूले यूज़ करो। फिर से वही वाली बात है कि सर अगर लेंथ ऑफ द वैली कर्व पूछी गई है, मान लीजिए बेस्ड ऑन द HHD क्राइटेरिया, और कंडीशन गिवन नहीं है,
कंडीशन गिवन नहीं है, तब क्या करें? तो भैया फिर वही बात है, कोई एक एजम्पशन से स्टार्ट करो और जो एजम्पशन ले रहे हो, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, उस एजम्पशन को क्रॉस चेक कर लो। अगर वो एजम्पशन आपने जो लिया है वो वैलिड है, इसका मतलब सही आंसर आपको मिल चुका है। अगर आपका एजम्पशन फेल कर गया है तो फिर आपको अगला एजम्पशन, अगला ट्रायल लेना पड़ेगा। यही एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि सवाल में डायरेक्टली आपको कंडीशन दे दी जाए। तो सवाल में अगर डायरेक्टली कंडीशन गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड। तो बेटा यहाँ से जो लेंथ आप निकाल रहे हैं, क्या यही फाइनल लेंथ ऑफ द वैली कर्व होगी? बोलो। वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग एज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, यहाँ से जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वैली कर्व की लेंथ की, क्या वही फाइनल वैल्यू होगी आपकी लेंथ ऑफ द वैली कर्व? आंसर विल बी नो। गलती से भी आंसर यस मत लिख देना भैया। अभी आपने लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकाला है केवल और केवल एक क्राइटेरिया के बेसिस पे। अभी आपने लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकाला है केवल और केवल बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। और जो फाइनल लेंथ होगी वो दोनों क्राइटेरिया की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अभी तो दूसरा क्राइटेरिया डिस्कस ही नहीं किया है, तो फाइनल आंसर कैसे मिल गया? अभी तो दूसरा क्राइटेरिया का हम लोगों ने बातचीत ही नहीं किया है, तो आंसर कैसे मिल गया? आइए साहब अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कंफर्ट क्राइटेरिया। ये तो सब बता दिया ना। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कंफर्ट क्राइटेरिया। अब इसमें देखो फॉर्मूला तुम याद रखना, ये फॉर्मूला यहाँ पे अलगी से लिख देता हूं। बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया एलवी जो होगा 2√NV³/c होगा। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। सर कुछ नया टर्म आ गया क्या? एक यहां पर ध्यान देने वाली बात ये कि v जो है इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और c भैया कुछ और नहीं है, पहले भी डिस्कस किया था। यह है आपका जर्क और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब। याद है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 से लेके 0.8 तक वेरी करती है। याद आया? याद आया? इसकी जो वैल्यू होती थी वो 0.5 से लेके 0.8 तक वेरी करती है। तो रोड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इफ जनरली हम c की वैल्यू ले लेते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये कंसीडर कर लेते हैं एज पर द IRC। ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज पर द IRC। एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो वेरी करती है 0.5 से लेके 0.8 तक। ठीक है, फिर से वही बात है, अगर इस वैल्यू को पुट करें और थोड़ा यूनिट खेलें तो LV आ जाएगा 0.38√NV³। एक एक्सप्रेशन आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर v जो है वो kmph में है, यहां पर जो v है वो kmph में है, तो यूनिट को चेंज कर दिया और c की वैल्यू पुट कर दी। बेटा फिर से ध्यान देने वाली बात ये दोनों ही सेम, इस फॉर्मूले में ही कुछ वैल्यू पुट करके हमने इसको डिराइव किया है। बट मैं क्या रिकमेंड करूंगा, यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि आपने ये जो फॉर्मूला निकाला है वो c की वैल्यू 0.6 कंसीडर करके निकाला है। कल को ये भी तो संभव है कि जो सवाल दिया जाए उसमें जर्क की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब ना हो। संभव है कि नहीं है, बस ये बताओ। प्रैक्टिकली तो ये भी संभव है कि जो जर्क की वैल्यू है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब ना हो। सवाल में तो कोई और c की वैल्यू थी, तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। तो जो भी रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, किन वैल्यू को पुट करके आ रहे हैं और उनमें किस तरीके के चेंजेस पॉसिबल हैं, साथ साथ ये भी बता रहा हूं।
इसलिए सभी जगह मैंने आपको बोला कि जहां पर भी वैल्यू का चक्कर है, भैया स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे फोकस करो। जब सब, क्योंकि देखो अभी तो याद रहेगा, आज से 10 दिन बाद ये छोटी छोटी बातें याद थोड़ा आएंगी कि भैया वी कौन सी यूनिट में लेना है, हाँ? ये फॉर्मूला किस वैल्यू पे निकाला गया है, और एग्जाम तो फरवरी में है, तब तो बिल्कुल ही नहीं याद आएंगी छोटी छोटी बातें। कहाँ तक इतनी महीन महीन बातें याद रख पाएंगे? तो होता है कंफ्यूजन, तो जहां कंफ्यूजन हो उस गेम को हटा ही दो। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना जहां पे हमें कोई प्रॉब्लम आ सके, ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं करना जहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ सके। तो सारे प्रिकॉशंस हम लोग पहले ही लेके चल रहे हैं। जब पता है कि भूल सकते हैं तो उस चीज को क्यों यूज करना? प्रैक्टिस बेटा, चैतन्य प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल लगाएंगे, तो फिर आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। 2 4 10 बार सवाल लगाओगे तो फिर ध्यान रहेगा कि हाँ कौन से फॉर्मूले में कौन सी यूनिट यूज करनी, कैसे यूज करना है। और कोई तरीका तो है नहीं, दवा आती नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। फॉर्मूले का टैबलेट बन जाएगा तो जरूर खिला दूंगा सबको एक एक। अभी तक तो नहीं बना है, तो वेट कर लो। शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाए, ऐसा समय आ जाए, हैं, ऐसा समय आ जाए, तो उस समय फिर हम लोग का वेट करते हैं। अगर हम लोग रहे तो खा लेंगे, लाएंगे, जाएंगे, कहेंगे भैया हाईवे का जरा एक ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्मूला देना, फॉर्मूले का कैप्सूल देना। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वाले फॉर्मूले का कैप्सूल देना। उसने कैप्सूल दिया, ऐसे खोला कैप्सूल, खटखट कर करके डाला, खेल खत्म। हम्म। हाँ, ठीक है। तो अभी तक मतलब जो लोग आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई प्राविधान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है, लेकिन आई थिंक कभी न कभी फ्यूचर में 200 500 1000 साल बाद कभी ना कभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो शायद आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां इन सब टेक्नोलॉजी का मजा लें। जैसे आज हम लोग स्मार्टफोन का मजा ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों को कहाँ ये मजा मिला बताओ? है ना? आज से 100 साल पहले जो लोग थे उनको उनको स्मार्टफोन का मजा कहाँ मिला? आज हम लोग ले रहे हैं, हमारी किस्मत अच्छी थी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो आगे। हाँ। तो लेकिन हाँ, इतना जरूर अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा जब तक पढ़ाई का ये 2 4 साल का दौर है, फ्रेंकली अगर मैं बताऊं, तब तक ऐसे टैबलेट या कैप्सूल की उपज हो जाएगी, खोज हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है। हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें शायद ये सुख नहीं मिल पाएगा। इस सुख से हमारी तुम्हारी जो जनरेशन है ये वंचित रह जाएगी। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे। तो जब तक कोई नई खोज नहीं हो रही, तो जो कन्वेंशनल तरीके हैं उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। और कन्वेंशनल तरीके क्या हैं? कन्वेंशनल तरीके क्या हैं कि हम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं। हम्म, ठीक है। अब लो इसमें भी ज्ञान देने लगे। अरे भैया हम बस ये बताना चाह रहे थे कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लगे हो फर्जी का ज्ञान देने। हैं? इसमें भी लोग ज्ञान देना शुरू कर दिए, देख रहे हो? अलग ही हो बिल्कुल एकदम।
हम्म। अरे कभी कभी समझ तो लिया करो कि सरकेजम चल रहा है। सो भैया ये तरीका है अब क्लियर हो गया मामला। अब मामला क्लियर हो गया, अब दोनों का हमें क्राइटेरिया पता चल गए हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, जो डेटा हमें दिया गया होगा, जो डेटा हमें दिया गया होगा उसके बेसिस पे नाउ वी कैन अप्लाई बोथ द क्राइटेरिया। We can calculate the length of the valley curve based on the headlight side distance criteria, and we can also calculate the length of the valley curve based on the comfort criteria. Whatever maximum value we will get, जो भी maximum value हमें मिलेगी, that will be our answer, final answer। ठीक है साहब। चलिए और कुछ बातचीत रह गई हो तो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द वैली कर्व बता तो दिया। अच्छा हाँ, वैली कर्व का जो पॉइंट था, लोवेस्ट पॉइंट है, उसकी लोकेशंस आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई वैली कर्व जो है, वैली कर्व कहाँ पर लाई करेगा, वैली पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, तो ये एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। तो ये बात, और जनरल इक्वेशन अगर बात करें क्यूबिक पैराबोला की क्या होती है, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द क्यूबिक पैराबोला। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द क्यूबिक पैराबोला, जिस शेप को आपने बोला था कि वी कैन यूज, वी शुड यूज एज द शेप ऑफ द वैली कर्व। थ्योरेटिकली बोला है, प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे तो स्क्वायर पैराबोला से भी हमारे सारे काम चल जाएंगे, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बातों ही बातों में, बातों ही बातों में, और ये बातों का सिलसिला यहाँ पर होता है खत्म। तो चैप्टर नंबर 1 था प्यारा सा, जिसको हम लोग बोलते थे इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। चैप्टर नंबर 2 था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। और चैप्टर नंबर 3 है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 3 है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो बातों ही बातों में हम लोग ये निपटा चुके हैं। बातों ही बातों में हम लोग ये निपटा चुके हैं। वी हैव सक्सेसफुली, हाँ निकाल सकते हो बिल्कुल। 80/75 प्लस वी, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला वेयर वी इज इन KMPH। जो v है वो KMPH में होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस एब्सोल्युटली, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जर्क विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पिरिकल एक्सप्रेशन। LV दोनों किसका यूज करेंगे, जो दोनों में से मैक्सिमम आएगा दैट विल बी द LV। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट वी विल कंसीडर एज द लेंथ ऑफ द फाइनल लेंथ ऑफ द वैली कर्व। सो नाउ वी कैन प्राउडली से, x क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट से, कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट से वैली कर्व की डिस्टेंस, दैट इज द x। x is the distance of the valley point from the beginning or the from the starting of the curve। और वो प्रोजेक्शन वाली बात याद रखना कि जो लेंथ हम बोल रहे हैं वो प्रोजेक्टेड लेंथ ले रहे हैं। जो लेंथ ऑफ द कर्व हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ द कर्व है। खेल खत्म है। एक बार चैट बॉक्स को लाल करो, और सिर्फ तभी लाल करना जितने टॉपिक अब तक पढ़ाए हैं हाईवे इंजीनियरिंग में वो बेहतरीन तरीके से अगर क्लियर हो तो ही चैट बॉक्स को लाल करना, नहीं तो मत करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट रहते हैं, कमेंट कमेंट ज्यादा नहीं करते हैं। ये लाल करने वाला कमेंट सभी लोग करेंगे भाई। जितने भी लोग क्लास में हैं सभी लोग एक बार अपना रिस्पॉन्स बता देंगे कि अब तक जितनी भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, जो भी बात हम लोगों ने करी है, वो बात बेहतरीन, क्लियर क्लियर नहीं, क्लियर तो होगा ही, बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं, ये मुझे चैट बॉक्स में पता चल जाना चाहिए।
बहुत ही बढ़िया। हाँ पूछ लो रॉय साहब, पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? जल्दी से पूछो, नहीं तो इस लालिमा में कहीं तुम्हारा डाउट हो ना जाए। बेटा डिग्री और रेडियन को चेंज करा था बस। जांगरा साहब, डिग्री और रेडियन को चेंज किया था। एंगल बहुत कम था, उसको चेंज किया था डिग्री में। सर ये वैली कर्व से क्वेश्चन बहुत हैं क्या? ऐसा बहुत तो नहीं बोलेंगे, दो चार क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। सर वाई पी इज इक्वल टू जीरो इन सबमिट कर्व, किसने कहा पी इज इक्वल टू जीरो था? किसने कहा पी इज इक्वल टू जीरो था सबमिट कर्व के केस में? मिनिमम रेडियस ऑफ द सबमिट कर्व, रेडियस से क्या लेना देना? लेंथ की बात हो रही कार्तिक, लेंथ की बात हो रही। रेडियस, रेडियस फिक्स नहीं होगी, पैराबोला शेप है, कैसे रेडियस फिक्स कर दें? सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आईआरसी ने फॉर्मूले दिए हैं रॉय साहब। all the factors, IRC has considered all the factors, based on that we are using this formula. That's why we are using this formula directly. That's why we are using this formula directly. तो ऊपर बेटा किसी का कोई डाउट था कि सबमिट कर्व के केस में पी जीरो नहीं था, जो पी डेवलप हो रहा था वो हमारे डब्लू के अपोजिट था। जो पी फोर्स डेवलप हो रहा था वो डब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था। तो पी का जो इफेक्ट था उसको संभाल ले रहा था हमारा डब्लू। डब्लू डोमिनेटिंग था, डब्लू डोमिनेटिंग था, इसलिए हमने बोला कि पी हमारे लिए सबमिट कर्व के केस में डिस्कंफर्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। देखो 95% से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे पीवाईक्यू के। 4-5% क्वेश्चन में, 2-3% क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत इंटेंशनल है मेरी तरफ से आपके लिए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना भाई, सब पका पकाया मिल जाएगा तो ये कब चलाओगे? थोड़ा सा तो एफर्ट मारो। हाँ, समझ रहे हो? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक दो मिल जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा बेचैनी हो सकती है, थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और ऐड ऑन करना पड़ सकता है। वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, वो तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। जब कुछ खोजने निकलोगे तो कुछ ना कुछ नया तो सीख के आओगे ही ना। अब कहीं जाओगे नहीं, बैठे हैं। तो समुद्र में जब आप गोता लगाते हैं और जितनी गहराई में जाते हैं उतनी ही मूल्यवान चीजें मिलती हैं, पता है? तो समुद्र में डुबकी लगाई थी, थोड़े दूर तक मैं तुम्हें लेके गया हूं, थोड़े गहराई तक मैं तुम्हें लेके गया हूं। अब तुम्हें मैंने डाइव करना सिखा दिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, जो जो कला होनी चाहिए डाइव करने के लिए वो सब तुम्हें बता दी हैं, उनमें कर दिया है पारंगत। क्या कर दिया है? पारंगत। हमारा खेल खत्म, हमारा खेल खत्म। अब उसके बाद कौन किस गहराई तक जाएगा ये उसका पोटेंशियल डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? अब कोई होगा जो हम निकले वहां से साथ साथ उंगली पकड़े चले आए, नहीं नहीं सर हमें भी ले चलो, हो गया। कोई होगा जो थोड़े एफर्ट और मारेगा, कोई होगा जो थोड़े एफर्ट और मारेगा। सबके एफर्ट अलग अलग, सबके रिजल्ट अलग अलग। तो यहां तक कि आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई है। तो यार थोड़ा सा तो खेलने का स्कोप रखो, फिर मजा ही कहाँ आएगा।
तो ऐसा नहीं हमें पता नहीं कि तुमसे कौन कौन से सवाल नहीं होंगे, कौन कौन से सवाल में तुम्हें दिक्कत आएगी, सब पता है। ठीक है। तो वो क्या है, आपके लिए मौका दिया गया है। हम्म। पता नहीं, कोई बहुत पहले एक वेब सीरीज देखी थी, मुझे याद नहीं है, उसमें ऐसे ही कुछ था, आर्मी से रिलेटेड थी ये वेब सीरीज। उसमें यही दिखाया जा रहा था कि जब आर्मी की अब पता नहीं कितना सही कि नहीं, मैंने कभी कंफर्म नहीं किया किसी आर्मी पर्सनल से, बट हो सकता है दिखाया गया होगा तो सही दिखाया होगा, गलत क्यों दिखाएंगे। तो उसमें क्या था कि जब वो ट्रेनिंग कराते हैं ना आर्मी वालों को, तो भैया ट्रेनिंग में तो सब कुछ पता ही है कि इस गोली से हम मरेंगे तो है नहीं, समझ रहे हो। लेकिन ट्रेनिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब होती, तो जब उनको ट्रेनिंग पे मिशन दिए जाते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें हिडन होती हैं, सारा गेम नहीं बताया जाता है। फिर काहे का लर्निंग, सब बता देंगे तो फिर लर्निंग क्या है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि अनप्लान्ड होती हैं, वहीं तो तुम्हारा पोटेंशियल पता चलेगा। अभी तो दूसरे के पोटेंशियल से खेल रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अब अपना पोटेंशियल दिखाओ, अब अपना पोटेंशियल दिखाओ। तो एग्जाम्पल से समझ तो गए होगे, इतना भरोसा हमको। आगे चले, आगे चले मेरे लाल, नया अध्याय शुरू किया जाए, नया अध्याय शुरू किया जाए। डिजाइन स्टेप फॉर सुपर एलिवेशन ईवीएफ, ऑल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी सर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, और ऐसा कोई रूल नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप इंडिविजुअल क्वेश्चन, इट विल वेरी। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या पूछा गया है, किस तरीके का क्वेश्चन है, उसको देख कर ही हम एग्जैक्टली कमेंट कर पाएंगे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स। चलो अगला अध्याय शुरू करते हैं, अगला अध्याय शुरू किया जाए। हैं, आओ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक माहौल को बता दें, कहानी सुना दें बस थोड़ी सी। अरे जो हर चैप्टर के पहले कहानी सुनते हैं, कहानी सुन लें। अरे कुछ पढ़ा नहीं रहे तुम तो, नहीं पढ़ा रहे भैया, नहीं पढ़ा रहे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ाए तो अब क्या पढ़ाएंगे। हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे, हो गया हो गया, कहानी सुन लो बस जाओ। ठीक है, कहानी सुन लो बस। रोड लगभग लगभग हम बनाना सीख गए, हम ये मान लिए भाई, रोड के जितने एलिमेंट थे सब सीख गए, समझ गए। हैं? अब जब रोड बन जाएगी तो क्या होगा, रोड बन जाएगी, रोड जब बन जाएगी तो उसमें आएंगे यूजर, रोड जब बन जाएगी तो उसमें आएंगे यूजर, उसमें आएंगे व्हीकल। जब और रोज रोज रोड हम इंप्रूव तो कर नहीं सकते हैं कि आज कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट थे, आज रोड की जो जियोमेट्री है उसको 5 दिन बाद चेक कर, 5 दिन बाद चेंज कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या। बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा, बताओ तो आप डेली रोड की जियोमेट्री चेंज करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन डेली एक चीज जरूर बढ़ रही है, वो है पॉपुलेशन। डेली एक चीज में जरूर चेंज हो रहा है, वो है लोगों की लाइफ स्टाइल। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, रिसोर्सेस को डे बाय डे चेंज कर नहीं सकते हैं। डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, रिसोर्सेस को उस रेट से हम चेंज कर नहीं सकते हैं। होती है फिर मारा मारी, पहले ही बता चुका हूं। ये बेटा जो बता रहा हूं सब कुछ रिलेटेड है लेक्चर 1 से, और अभी देखना इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता हैं, शुरू आज कर रहे हैं, माहौल उसी समय सेट हो गया था, समझ रहे हो।
एज द डिमांड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने की वजह से इस सोर्सेस जो है, रिसोर्सेज वो है लिमिटेड, तो भैया होता है कंपटीशन। और जब होगा कंपटीशन, हम भी जाना चाह रहे, तुम भी जाना चाह रहे हो, जगह कम है, विड्थ कम है, लगाए पड़े हो जाम। तो जो हमारे दो विचार थे ना, वो खतरनाक हालात में पहुंच जाते हैं। जब कभी भी ऐसा होता है तो रोड पे यूजर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। जब कभी भी ऐसा होता है तो रोड पे रोड की जो इफिशियंसी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, और ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हम पूरी मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं कि हम रोड की इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर पाएं और रोड के यूजर की सेफ्टी को मैक्सिमाइज कर पाएं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब तुम्हें जो ट्रैफिक रोड पे आ गया है, जो ट्रैफिक रोड पे आ गया है, अब उस ट्रैफिक को मैनेज करना है यार। ट्रैफिक क्या होता है बता दिया, और इंजीनियरिंग क्या होता है ये भी समझ लो। तुम्हारे हिसाब से हम इंजीनियर हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। तुम्हारे हिसाब से हम इंजीनियर हैं कि नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम तो कोई बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं, हम तो कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम तो कोई बीम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे इंजीनियर हो गए? देखो, तुम मानो ना मानो, हम अपने आप को इंजीनियर मानते हैं। इंजीनियरिंग का सिंपल सा आसान भाषा में मतलब होता है कि चीजों को थोड़ा सा आसान कर देना, बस। सिंपल सा, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग द थिंग्स इजी। मैं वही कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। तो भाई हम तो मानते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं मानते वो अलग बात है। हम्म। हाँ, बहुत सारे लोग फैमिली में नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता है क्या है। कह रहे हैं बीटेक करा, एमटेक करा, ये पेपर निकाला, वो पेपर निकाला, पीएचडी करी, पता नहीं कैसा इंजीनियर है। ना कहीं आता ना कहीं जाता है, घर में ही रहता है, अकेले बात करा करता है, कमरे में कोई नहीं होता, अकेले ही बात करता रहता है 4-4 6-6 घंटे। हमें तो लग रहा है मामला गड़बड़ है। हम्म, हाँ, सही बता रहे। एक दो लोग तो घबरा जाते हैं, एक दो लोग तो घबरा गए लिटरली, उनको लगता है कि कुछ भूत ऊत वाली स्टोरी तो नहीं है। खिड़की से झांक के लोग चले जाते हैं, सच बता रहा हूँ। अब तो खैर नहीं होता ज्यादा, शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ। एक दो बार तो मैं घबरा गया। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, एकदम से फ्लो में हूँ, एकदम से ऐसे खिड़की की तरफ नजर गई, देखा कोई बाहर से झांक रहा है, कौवा बना हुआ। हाँ, तो कई बार तो हम ही घबरा गए, ये क्या हुआ भैया। कह रहे हैं अकेले ही बात कर रहा है, अकेले ही गुस्सा कर रहा है, अकेले ही हंस रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यार ये जीवन में। अब क्या समझा? ठीक है। तो भैया अब आप, चलो, एनीवे। हम्म। अब होते हैं, सबके अपने अपने सवाल हैं, और सारे सवालों का अगर जवाब इस धरती पे मिल जाएगा तो फिर जीने का मजा ही क्या है। जिंदगी यही तो है कि सवालों का जवाब ढूंढो। क्यों भाई? इसी में तो जिंदगी बीत जाती है आदमी की। ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, तो तुम भी ढूंढो। सब हम थोड़ा बता देंगे। हाँ, अब उनके अपने सवाल हैं, क्या करा जाए। हम्म? तो इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग द थिंग्स इजी।
तो भैया अब हमें बस वही करना है कि अब हम यहाँ पर ट्रैफिक को क्या करना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे हैं, और ट्रैफिक को मैनेज ऐसे करना चाह रहे हैं कि भैया जो उनके मूवमेंट हैं वो स्मूथ हो जाएं, वो इजी हो जाएं। ठीक है। अरे हमको पैसा वैसा तो मिलता है, वो सब छोड़ो, हमको मिलता है तुम लोग का प्यार। असली बात बता रहे हैं तुम्हें। पैसा कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं, ये मैं तुमको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। टीचिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिलता है सेटिस्फेक्शन, वो मिलता है सुकून, वो मिलता है चैन की नींद। ऐसा थोड़ा कि जितने भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं वो सब टीचर ही हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ज्यादा पैसा, अच्छा पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। लेकिन भाई साहब इस फील्ड में एक अलग ही लेवल का सुकून है जो केवल हम ही फील कर सकते हैं, मतलब जो टीचर है वही फील कर सकता है। समझ रहे हो? ये है सुकून का खेल। पैसा कमाने का मेन मकसद क्या है लाइफ में? सुकून। वो काम यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हें मिल जाता है, वो चीज तुम्हें डायरेक्टली मिल जाती है। हम्म। समझ रहे हो? और हर टीचर का, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हर टीचर का सबसे बड़ा मोटिवेशन, तुम लोगों की क्लास एक अच्छी हो जाती, तुम लोग का एक अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है ना भाई, तुमसे ज्यादा खुश होकर हम क्लास से बाहर निकलते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बात कर देते हो ना, मूड ही खराब हो जाता है कि यार इसकी इस बात की वजह से कहीं टॉपिक तो नहीं लैग कर गया, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट। डायरेक्टली डेली डेली, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत वेट करना है, हर पल आपको सुकून मिलेगा। अब ये कमेंट्स जो हैं ये आपका क्या है, आपका रिस्पॉन्स है, ये डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। समझ रहे हो? तो ये है इम्पोर्टेंट। अब हर आदमी की इम्पोर्टेंस होती है अपनी अपनी लाइफ में, किसको क्या चाहिए, और सब ठीक है। हम्म, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। चलो आगे बात कर लें बेटा। तो हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य समझ में आया तुम्हें? अब तुम इस बात को समझ लो, जितना कुछ भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। दैट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। क्यों मैनेज कर रहे हो? अबे पता है तुम्हें क्यों मैनेज करना चाह रहे हो ट्रैफिक को? बता तो दिया। अब इसका कोई भी सब टॉपिक आप उठा के देखिए, वो कहीं से कहीं शुरू हो, कहीं खत्म हो, उद्देश्य एक है, और वो उद्देश्य आपके साथ डिस्कस हो गया है। क्लियर बेटा? तो अब हम लोग अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी चीज को लाइफ में मैनेज करना है, उस चीज को समझे बिना क्या आप उसे मैनेज कर सकते हैं? किसी भी फैक्टर को, किसी भी टर्म को, किसी भी पैरामीटर को अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उस पैरामीटर, उस फैक्टर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जाने बिना क्या आप जिंदगी में कुछ भी मैनेज कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो जब तुम ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे हो तो पहले समझो तो ट्रैफिक होता क्या है। तो इस चैप्टर के कुछ सब टॉपिक हैं जो हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि हम ट्रैफिक को समझ पाए। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि जिससे हमें ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिले, ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ पाएं। और कुछ टॉपिक इसलिए पढ़ेंगे कि हम ट्रैफिक को मैनेज कर पाएं। दैट इज ऑल अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग। दैट इज ऑल अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो बेटा इस पूरे चैप्टर को प्यार से हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं।
पहला है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लो सब रिलेट होगा। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बात करेंगे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, ये टर्म वहां पर आया था और कहा था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में 2 घंटे डिस्कस करेंगे, याद आया? कहा था कि इनके बारे में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अब वो समय आ गया है। तो जब आप बात करते हो रोड यूजर की तो फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब आप बात करते हो व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स की तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल एंड द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। So that is going to be the first part of the traffic engineering. That will be the traffic characteristics, where we will talk about the user characteristics and we will talk about the vehicle characteristics. अगला जो सब टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर में बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक स्टडीज। कुछ स्टडी, अरे भैया किसी चीज के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? स्टडी तो करते हैं। तो ट्रैफिक को जानने के लिए कुछ स्टडी करेंगे। सर कौन कौन सी स्टडी करेंगे? तो यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक स्पीड स्टडी, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, एक्सेट्रा। ऐसी कुछ स्टडीज हम लोग परफॉर्म करेंगे रिलेटेड टू द ट्रैफिक पैरामीटर। दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, जहां पर हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक साइन की, हम लोग बातचीत करेंगे ट्रैफिक सिग्नल की, और हम लोग बातचीत करेंगे इंटरसेक्शन की। खत्म ट्रैफिक, टाटा बाय बाय। इतना कुछ पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फील समझ में आ गया? बताओ, कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, घूम फिर के मेन उद्देश्य एक ही है जो बताया था। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ, ना का ऑप्शन नहीं रहता भाई, जल्दी बोलो हाँ। तो आज थोड़ा सा आपको बस बेस बता दिया है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। अगली क्लास से तो फिर से भाई थोड़ी सी सलाह, थोड़ी सी सजेशन मेरे साइड से, एडवाइस। 2 दिन का समय है और 2 दिन का समय पर्याप्त समय है कि आप जियोमेट्रिक डिजाइन तक के सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। 2 दिन का समय सफिशिएंट समय है कि आप जियोमेट्रिक डिजाइन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कम से कम गेट और ईएसई के, उन सभी क्वेश्चंस पे अपना दिमाग लगा के उनको सॉल्व कर लें, ताकि जब आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करें तो आपके पास कोई बैकलॉग ना हो, आपके पास दिमाग में कोई स्ट्रेस ना हो कि पुराने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कि पुराने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और जिन भी लोगों की प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं, किसी की 1 क्लास मिस है, किसी की 2 क्लास मिस है, किसी के पास 3 क्लास मिस है, तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास कि आप उन क्लासेस को भी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अब नए चैप्टर से, और इसीलिए यहाँ पर मैं रुक गया हूँ आज, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी रुक गया हूँ कि आप लोग पहले पुराना प्रीवियस बैकलॉग सब खत्म कर लें, ताकि नए चैप्टर में कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। तो ये थी आज की बातें बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द मंडे, वी आर गोइंग टू मीट एट 7 PM ऑन द मंडे। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, इफ यस तो चैट बॉक्स को लाल करिए। मिलते हैं मंडे को फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।